हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है शिवानी आर्ट क्लासेज में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एनसीईआरटी फाइन आर्ट की जो बुक चला रहे थे, चैप्टर 4 में स्तूपों तक हमने पढ़ लिया था और आगे से हम पश्चिम भारतीय गुफाओं के विषय में देखेंगे। जो भी फ्रेंड्स चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल के आइकन को भी प्रेस कर ले, जिससे आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का ये टॉपिक। स्तूपों के विषय में आप सबको पढ़ा दिया था। अब आज हम पश्चिम भारतीय गुफाओं की जो विशेषताएं हैं उनको देखेंगे। इसके पहले हमने गुफाओं के वीडियोस जो बनाए हैं उनका प्लेलिस्ट है चैनल पर, तो आप वहां से सभी गुफाओं के विषय में जो प्रश्न पूछे जाते हैं आर्ट एग्जाम में तो उसे देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम एनसीईआरटी बुक में थोड़ा डिटेल में पढ़ रहे हैं कि कैसी उस समय में गुफाओं में क्या विशेषताएं थी और किस तरह से बनाई गई थी। तो चलिए शुरू करते हैं। पश्चिम भारतीय गुफाएं हैं, उनमें कौन कौन सी गुफाएं हैं तो सबको हम यहाँ पर देखेंगे। पश्चिम भारत में बहुत सी बौद्ध गुफाएं हैं जो ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी और उसके बाद की बताई जाती हैं। तो पश्चिम भारत में जो हैं वो बौद्ध गुफाएं हैं बहुत सी, और उनका समय जो बताया जाता है ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी और उसके बाद की बताई जाती हैं। इनमें वास्तुकला के मुख्यतः 3 रूप मिलते हैं। कौन कौन से? पहला, गज पृष्ठीय मेहराबी छत देखने को मिलते हैं, गज पृष्ठीय मेहराबी छत। दूसरा है यानी गज पृष्ठीय मेहराबी छत वाले चैत्य कक्ष देखने को मिलते हैं, जो कहाँ की गुफा में है? अजंता, पीतलखोड़ा और भाजे में पाए जाते हैं। दूसरी जो विशेषता है, गज पृष्ठीय मेहराबी छत वाले स्तंभहीन कक्ष भी मिलते हैं, और ये कहाँ पर मिलते हैं? महाराष्ट्र के थाना नादसर में मिलते हैं। और तीसरी जो है, सपाट छत वाले चतुष्कोणीय कक्ष, जिसके पीछे की ओर एक वृत्ताकार छोटा कक्ष होता है, जैसा कि महाराष्ट्र के कोंडीवाइट में पाया गया। तो ये 3 प्रकार की विशेषताएं वहाँ हैं। और चैत्य के विशाल कक्ष में अर्धवृत्ताकार चैत्य यानी चाप, जिसे मेहराब भी कहते हैं, की प्रधानता होती थी। सामने का हिस्सा खुला होता था जिसका मोहरा लकड़ी का बना होता था, और कुछ मामलों में बिना खिड़की वाले मेहराब भी पाए जाते हैं, जैसे कि कोंडीवाइट में देखा गया है। सभी चैत्य गुफाओं में पीछे की ओर स्तूप बनाना वहाँ की आम बात थी उस समय। और ये गुफा संख्या 3 नासिक का आपको दिखाया गया है, तो आप इसको देख सकते हैं कैसे यहाँ पर गुफाएं निर्मित की गई हैं। ईसा पूर्व पहली शताब्दी में जो है गज पृष्ठीय मेहराबी छत वाले स्तूप की मानक योजना नक्शे में कुछ परिवर्तन किए गए, जिसके अंतर्गत बड़े कक्ष को आयताकार बना दिया गया। यानी कि पहली शताब्दी में, ईसा पूर्व पहली शताब्दी में जो गज पृष्ठीय मेहराबी छत वाले स्तूप की मानक योजना थी उसमें कुछ परिवर्तन कर दिया गया, जिससे कि जो आयताकार यानी जो बड़ा कक्ष था उसे आयताकार बनाया गया, जैसा कि अजंता की गुफा संख्या 9 में देखने को मिलता है। और मोहरे के रूप में एक पत्थर की पर्दी लगा दी गई। ऐसा निर्माण कहाँ कहाँ है? बेदसा, नासिक। ऐसा निर्माण जो आपको देखने को मिलेगा बेदसा, नासिक, कार्ला और कन्हेरी में पाया जाता है। अनेक गुफा स्थलों में पहले मानक किस्म के चैत्य कक्ष परवर्ती काल में भी पाए गए, और कार्ले में चट्टानों को काटकर सबसे बड़ा कक्ष बनाया गया। कार्ले में चट्टानों को काटकर सबसे बड़ा कक्ष बनाया गया था। गुफा की योजना में पहले 2 खंभों वाली खुला सहन है, और वर्षा से बचाने के लिए एक पत्थर की पर्दी दीवार है। फिर एक बरामदा है, मोहरे के रूप में पत्थर की पर्दी दीवार है, एक खंभे पर टिकी गज पृष्ठीय छत वाला चैत्य कक्ष, और अंत में पीछे की ओर स्तूप बना है। तो इस तरह से जब हम इस बुक को पढ़ेंगे तो इसमें बहुत ही डिटेल में हमको पढ़ने को मिलता है, जो हम अच्छे से समझ पाते हैं। कार्ला चैत्य कक्ष मंडप को मनुष्यों तथा जानवरों की आकृतियों से सजाया गया है। यहाँ से आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है नया कि कार्ला चैत्य कक्ष का मंडप, तो यहाँ पे पूछा जा सकता है कि मनुष्यों तथा जानवरों की आकृतियों से सजाया गया कहाँ का चैत्य कक्ष मंडप है? वो है कार्ले का। कार्ले का चैत्य कक्ष मंडप
को मनुष्यों तथा जानवरों की आकृतियों से सजाया गया है और वे भारी और चित्र के अंतराल में चलती हुई दिखाई देती हैं। कन्हेरी की गुफा संख्या 3 में कार्ला के चैत्य कक्ष की योजना का कुछ और विस्तृत यानी विस्तार रूप दिखाई देता है। इस गुफा के भीतरी भाग का संपूर्ण निर्माण कार्य एक साथ नहीं किया गया था। इसमें समय समय पर संपन्न किए गए कार्य की प्रगति झलक स्पष्ट दिखाई देती है। गुफा का जो निर्माण कार्य था वो एक साथ नहीं किया गया है, बल्कि थोड़े थोड़े यानी समय समय पर संपन्न किया गया है और इसकी जो प्रगति का कार्य है वो इसको देखने से स्पष्ट दिखाई देता है। आगे चलकर चतुष्कोणीय चपटी छत वाली शैली को सबसे अच्छा डिजाइन समझा जाने लगा और यही डिजाइन व्यापक रूप से अनेक स्थानों पर पाया जाता है। यहाँ पर जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये चैत्य गुफा संख्या 12 जो कि भाजा की है। जहाँ तक विहारों का सवाल है, यहाँ पर है कि जहाँ तक विहारों का सवाल है वे सभी गुफा स्थलों पर खोदे गए हैं और विहारों की जो निर्माण योजना है उसमें एक बरामदा, एक बड़ा कक्ष और इस कक्ष की दीवारों के चारों ओर प्रकोष्ठ होते हैं। कुछ महत्वपूर्ण विहार गुफाएं अजंता की गुफा संख्या 12, वेदसा की गुफा संख्या 11, नासिक की गुफा संख्या 3, 10 और 17 हैं। ये विहार गुफाएं हैं कौन कौन सी? अजंता की गुफा संख्या 12, वेदसा की गुफा संख्या 11, नासिक की गुफा संख्या 3, 10 और 17। ये जो हैं विहार गुफाएं हैं, कुछ महत्वपूर्ण विहार गुफाएं हैं। आरंभ की अनेक विहार गुफाओं के भीतर से चैत्य के मेहराबों और गुफा के प्रकोष्ठ द्वारों पर वेदिका डिजाइनों से सजाया गया है। गुफा के प्रकोष्ठ द्वारों पर वेदिका डिजाइनों से सजाया गया है। बाद में इस तरह की सजावट को छोड़ दिया गया। नासिक की गुफा संख्या 3, 10 और 17 में मोहरे की डिजाइन में एक अलग उपलब्धि हुई। नासिक की विहार गुफाओं में सामने के स्तंभों के घट आधार और घट शीर्ष पर मानव की आकृतियां उकेरी गई हैं। कहाँ उकेरी गई हैं? नासिक के विहार गुफाओं के सामने के स्तंभों के घट आधार और घट शीर्ष पर किसकी आकृतियां? मानव आकृतियां उकेरी गई हैं। ऐसी ही एक अन्य गुफा जुन्नार जो कि महाराष्ट्र में खोदी हुई है, जो आम जनता में गणेश लेनी के नाम से प्रसिद्ध है। यानी कि जो यहाँ पर बताया गया है कि जो जुन्नार गुफा है महाराष्ट्र में खोदी गई है। जुन्नार गुफा कहाँ है? महाराष्ट्र में है। और यहाँ पर खोदी हुई इस गुफा को आम जनता में यानी किस रूप में प्रसिद्ध है? ये किस नाम से? गणेश लेनी नाम से प्रसिद्ध है। तो क्वेश्चन बनता है कि आम जनता में गणेश लेनी के नाम से प्रसिद्ध गुफा कौन सी है? जुन्नार गुफा है और ये कहाँ है? महाराष्ट्र में है। तो इसको गणेश लेनी नाम से ये क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि इसमें गणेश जी की प्रतिमा स्थापित हुई है। आगे चलकर इस विहार के कक्ष के पीछे एक स्तूप भी जोड़ दिया गया, जिससे यह एक चैत्य विहार हो गया। तो इतना आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। ईसा की 4वीं और 5वीं शताब्दी के स्तूपों में बुद्ध की प्रतिमाएं संलग्न की गई हैं। ईसा की जो 4वीं और 5वीं शताब्दी में स्तूप बनाए गए हैं उनमें बुद्ध की प्रतिमाएं संलग्न की गई हैं। जुन्नार महाराष्ट्र में खुदी हुई गुफाओं का सबसे बड़ा समूह है। जुन्नार जो है ये महाराष्ट्र में खुदी हुई गुफाओं का सबसे बड़ा समूह माना जाता है। नगर की पहाड़ियों के चारों ओर 200 से भी ज़्यादा गुफाएं खुदी हुई हैं, जबकि मुंबई के पास कन्हेरी में ऐसी 108 गुफाएं हैं। यानी नगर की पहाड़ियों की चारों ओर 200 से ज़्यादा गुफाएं खुदी हैं और जबकि मुंबई के पास कन्हेरी में इसी प्रकार की 108 गुफाएं हैं। गुफा स्थलों में सबसे महत्वपूर्ण स्थल कौन कौन सा है? अजंता, पीतलखोड़ा, एल्लोरा, नासिक, भाजा, जुन्नार, कार्ला, कन्हेरी की गुफाएं। तो गुफाओं के टॉपिक में आपको ये सभी गुफाएं देखने को मिलेंगी और इनसे जुड़े जो प्रश्न हैं वो भी आपको मिलेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे जाते रहते हैं। अजंता, एलोरा और कन्हेरी आज भी फल फूल रही हैं। तो इतना आप समझ चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं हम। अब हम अजंता की गुफाओं को देखेंगे। अजंता की गुफाओं के विषय में जो विशेषताएं हैं उनको देखेंगे। अजंता सबसे प्रसिद्ध गुफा स्थल कौन सा है? अजंता है।
यह महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित है। किस राज्य में? महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित है। और वहाँ पहुँचने के लिए भुसावल, जलगांव और औरंगाबाद के रास्ते से वहाँ पहुँचा जा सकता है। अजंता में कुल कितनी गुफाएं हैं? यहाँ पर अजंता में इसमें कुल 26 गुफाएं बताया गया है। यानी ये एनसीईआरटी की जो बुक है इसमें कहा गया है कि अजंता में कुल 26 गुफाएं हैं और इनमें से 4 गुफाएं चैत्य गुफाएं हैं जिनका समय प्रारंभिक चरण यानी ईसा पूर्व 2री और पहली शताब्दी में गुफा संख्या 10 और 9 और परवर्ती चरण यानी कि बाद के में ईसा की 5वीं शताब्दी में गुफा संख्या 19 और 26 है। इसमें बड़े बड़े चैत्य विहार हैं और ये प्रतिमाओं तथा चित्रों से अलंकृत हैं। ये सभी जो चैत्य विहार हैं ये प्रतिमाओं तथा चित्रों से सुशोभित हैं, अलंकृत हैं। इनमें बहुत सारी प्रतिमाएं हैं और चित्र भी बने हुए हैं। अजंता भी एक ऐसा ही उदाहरण है जहां ईसा पूर्व पहली शताब्दी और ईसा की 5वीं शताब्दी के चित्र पाए जाते हैं। अजंता और पश्चिमी दक्कन की गुफाओं के काल के बारे में निश्चित रूप से तो कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि उनके शिलालेखों में काल तिथि का उल्लेख नहीं मिलता है। और ये आप अजंता की गुफाओं को देख सकते हैं, उसका एक दृश्य देख सकते हैं। ये घोड़े के नाल के आकार की गुफाएं हैं। तो अजंता की गुफाओं को आपने समझा। अब आगे बढ़ते हैं। तो हम इस समय पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी बुक का भारतीय कला और स्थापत्य में मौर्योत्तर कालीन प्रवृत्तियां। तो इसमें इस समय हम गुफाओं के विषय में समझ रहे हैं। यहाँ पर गुफा संख्या 2 के बरामदे में जो मूर्ति फलक यानी मूर्तियाँ बनाई गई हैं, गुफा संख्या 2 के बरामदे में जो मूर्तियाँ उत्कीर्ण की गई हैं उनका चित्र आप देख सकते हैं। अजंता की गुफा संख्या 2 के बरामदे में बना हुआ यह मूर्ति है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब देखते हैं, अजंता गुफा ही चल रही है अभी हमारी, तो इसको आप समझेंगे डिटेल में। अजंता की गुफा संख्या 10, 9, 12 व 13 ये आरंभिक चरण की है। अजंता की जो गुफा संख्या 10, 9, 12 व 13 है ये आरंभिक चरण की है और गुफा संख्या 11, 15 व 6 ऊपरी तथा निचली और गुफा संख्या 7 ये सब जो है ईसा की 5वीं शताब्दी के उत्तरवर्ती दशकों से पहले की है। बाकी सभी गुफाएं 5वीं शताब्दी के परवर्ती दशकों से ईसा की 6ठी शताब्दी के पूर्ववर्ती दशकों के बीच खोदी गई है। चैत्य गुफा संख्या 19 और 26 विस्तृत रूप से उत्कीर्ण की गई है। चैत्य गुफा संख्या जो है 19 और 26 यह विस्तृत रूप से इसमें चित्र उत्कीर्ण किए गए हैं यानी मूर्तियाँ। उनका जो मोहरा है बुद्ध और बोधिसत्वों की आकृतियों से सजाया गया है। यानी जो मोहरा है वो बुद्ध और बोधिसत्वों की जो आकृतियों से सजाया गया है। यहाँ पर एक चित्र है जो आप देख सकते हैं और ये चित्र किसका है? अजंता में जो बना हुआ है गुफा संख्या 17 में बुद्ध, यशोधरा एवं राहुल का चित्र है। वे गज पृष्ठीय तहखानेदार छत वाले किस्म की हैं और गुफा संख्या 26 जो है वो बहुत बड़ी है और भीतर का संपूर्ण बड़ा कक्ष जो है मंडप बुद्ध की अनेक प्रतिमाएं उसमें उकेरी गई हैं और उनमें सबसे बड़ी प्रतिमा है महापरिनिर्वाण की। शेष सभी गुफाएं विहार चैत्य किस्म की हैं। उनमें खंभों वाला बरामदा, खंभों वाला मंडप और दीवार के साथ साथ प्रकोष्ठ भी बने हैं। पीछे की दीवार पर बुद्ध का मुख्य पूजा गृह है। अजंता में पूजा स्थल की प्रतिमाएं आकार की दृष्टि से बड़ी हैं और आगे बढ़ने की ऊर्जा के साथ वे प्रदर्शित की गई हैं। कुछ विहार गुफाओं का कार्य अभी तक अपूर्ण है जैसा कि गुफा संख्या 5, 14, 23 और 24। अजंता के महत्वपूर्ण संरक्षकों में वराहदेव अजंता के जो महत्वपूर्ण संरक्षकों में आते हैं वराहदेव गुफा संख्या 16 के संरक्षक जो वाकाटक नरेश हरिसेन के प्रधानमंत्री थे। उपेंद्र गुप्त गुफा संख्या 17 से 20 का संरक्षक है जो उस क्षेत्र का स्थानीय शासक और वाकाटक नरेश हरिसेन का सामंत था। तथा बुद्ध भद्र ये गुफा संख्या 26 का संरक्षक और मथुरा दास गुफा संख्या 4 का संरक्षक के नाम से उल्लेखनीय है। गुफा संख्या 1, 2, 16 और 17 में अनेक चित्र आज भी शेष हैं। चित्रों में अनेक शैली प्रकारगत अंतर पाए जाते हैं। ईसा की 5वीं शताब्दी के अजंता चित्रों में बाहर की ओर प्रक्षेप दिखलाया गया है। रेखाएं अत्यंत स्पष्ट हैं और उनमें पर्याप्त लयबद्धता देखने को मिलती है।
शरीर का रंग बाहरी रेखा के साथ मिल गया है, जिससे चित्र का आयतन फैला हुआ प्रतीत होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अजंता की गुफा संख्या 17 का चित्र है। आगे बढ़ते हैं। पहले चरण में बनी गुफाएं, विशेषकर गुफा संख्या 9 एवं 10 में भी चित्र पाए जाते हैं। ये ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी की हैं और इन चित्रों में जो रेखाएं हैं पैनी हैं, रंग सीमित हैं। इन गुफाओं में आकृतियां स्वाभाविक रूप से बिना बढ़ा चढ़ाकर अलंकृत किए हुए रंगी हैं। ये आपके सामने ये जो चित्र है, ये चित्रित गुफा संख्या 10 है अजंता की। इसमें बहुत सारे चित्र बने हैं। गुफाओं का जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे आप देखेंगे तो आपको सभी गुफाएं, अजंता, एलोरा, बादामी, सित्तनवासल, जो भी गुफाएं हैं उनसे जुड़े हुए एक एक टॉपिक को वहाँ बताया गया है जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ये तो हम एनसीईआरटी बुक में आपको थोड़ा सा पढ़ा दे रहे हैं, जिससे आपको और भी जानकारी हो जाती है। तो ये है चित्र गुफा संख्या 9 का, अजंता की गुफा संख्या 9 का चित्र है। भौगोलिक स्थान के अनुसार घटनाओं को समूहबद्ध किया गया है। सतहों में क्षैतिज तरीके से आकृतियों का नियोजन किया गया है। भौगोलिक स्थिति को वास्तु के बाहरी हिस्सों से पृथक कर दिखाया गया है। सांची की मूर्ति कला से समानता से यह स्पष्ट होता है कि किस प्रकार समसामयिक मूर्ति कला एवं चित्रकला की प्रक्रिया जो है वो साथ साथ चल रही थी। पगड़ी की आगे की गांठ उसी प्रकार से आकृतियों में दिखाई गई है जिस प्रकार मूर्तियों में दिखाई गई है, तथापि पगड़ियों के कुछ अलग प्रकार भी चित्रित हैं। दूसरे चरण के चित्रों का अध्ययन गुफा संख्या 10 तथा 9 की दीवारों व स्तंभ पर बने चित्रों से किया जा सकता है। बुद्ध की ये आकृतियाँ 5वीं शताब्दी ईस्वी के चित्रों से भिन्न हैं। चित्रकला के क्षेत्र में इस प्रकार की गतिविधियों को धार्मिक आवश्यकताओं के आधार पर समझा जाना चाहिए। गुफाओं का निर्माण एवं चित्रकला की गतिविधियाँ साथ साथ एक ही समय में हुई थी। जहाँ पर भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट आएगा एग्ज़ाम की दृष्टि से तो हम अंडरलाइन करते चलेंगे। अगले चरण के चित्र मुख्यतः गुफा संख्या 16, 17, 1 और 2 में देखे जा सकते हैं। इसका यह अर्थ नहीं है कि अन्य गुफाओं में चित्र निर्माण नहीं हुआ है। वस्तुतः प्रत्येक खोदी गई गुफा में चित्र बनाए गए, परंतु उनमें से कुछ ही शेष रह गए। इन गुफा चित्रों में प्रतीकात्मक वर्गीकरण पाया जाता है। यह भी देखा गया है कि इन चित्रों में त्वचा के लिए विभिन्न रंगों जैसे भूरा, पीलापन लिए हुए भूरा, हरित, पीले आदि का प्रयोग है। यानी त्वचा के लिए जो रंग उपयोग किया गया है, भूरा, पीलापन लिए हुए भूरा, हरित, पीले आदि का प्रयोग किया गया है, जो भिन्न प्रकार की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। गुफा संख्या 16 और 17 के चित्रों में सटीक और शालीन रंगात्मक गुणों का प्रयोग हुआ है। इनमें गुफा की मूर्तियों के समान भारीपन नहीं है। आकृतियों के घुमाव लयात्मक हैं। भूरे रंग की मोटी रेखाओं से उभार प्रदर्शित किया गया है। रेखाएं जोरदार और शक्तिशाली हैं। आकृति संयोजनों में विशिष्ट चमक देने का प्रयास किया गया है। गुफा संख्या 1 एवं 2 के चित्र सलीके से बने हुए एवं स्वाभाविक हैं, जो गुफा की मूर्तियों से सामंजस्य रखते हैं। वस्तु का संयोजन सामान्य और आकृतियों को त्रिआयामी बनाने हेतु विशेष प्रभाव लाने के लिए गोलाकार संयोजन का प्रयोग किया गया है। अर्धनिर्मित लंबी आंखें बनाई गई हैं। कैसी आंखें हैं? अर्धनिर्मित और लंबी आंखें बनाई गई हैं। चित्रकारों के विभिन्न समूहों द्वारा निर्मित चित्रों की भिन्नता का पता उनकी प्रतीकात्मकता एवं शैलीगत विशेषताओं से चलता है। स्वाभाविक भंगिमाएं एवं बढ़ा चढ़ाकर ना बनाए गए चेहरों का प्रयोग विशिष्ट रूप से किया गया है। इन प्रतिमाओं के विषय जो हैं बुद्ध के जीवन की घटनाएं, जातक और अवदान कथाओं के प्रसंग है। यानी यहाँ पर जो प्रतिमाएं बनाई गई हैं उसका जो विषय है बुद्ध के जीवन की घटनाएं हैं, जातक कथाएं हैं और अवदान कथाओं के प्रसंग हैं। कुछ चित्र जैसे सिंघल अवदान, महाजनक जातक और विदुर पंडित जातक के प्रसंग गुफा की संपूर्ण दीवार को ढके हुए हैं। यह उल्लेखनीय है कि छदंत जातक की कथा आरंभिक काल की गुफा संख्या 10 पर विस्तार पूर्वक चित्रित की गई है। छदंत जातक की जो कथा है ये आरंभिक काल की गुफा संख्या 10 पर विस्तार पूर्वक चित्रित की गई है और भिन्न भिन्न घटनाओं को अनेक भौगोलिक स्थलों के अनुसार एक साथ रखा गया है। जैसे कि जंगल में घटित घटनाओं को राजमहल में घटित घटनाओं से अलग दिखाया गया है। गुफा संख्या 10 में छदंत का दृश्य पूरी तरह पाली पाठ का अनुसरण करता है, जबकि गुफा संख्या 17 में वही प्रसंग भिन्न रूप में चित्रित किया गया है।
तथापि यह द्रष्टव्य है कि पद्मपाणी और वज्रपाणी की आकृतियां अजंता में आम हैं और अनेक गुफाओं में पाई जाती हैं। तो यहाँ पर आप देखिए ये अजंता का टॉपिक, यहाँ पर आपको ये बुक, अगर बहुत से लोग बुक का नाम पूछते हैं तो ये भारतीय कला का परिचय NCERT बुक क्लास 11 पार्ट 1 है। इसी तरह से अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो हम क्लास 12 की NCERT को भी चैनल पर कंप्लीट कराएंगे। पहले NCERT की जो ये भारतीय कला का परिचय भाग 1 है क्लास 11 को कंप्लीट कराने के बाद, और साथ ही हम मॉक टेस्ट भी कराते चल रहे हैं। बीच बीच में आपको NCERT बुक का वीडियो मिलता रहेगा और बीच बीच में हम मॉक टेस्ट कराते रहेंगे। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल के आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और ये आज आपका अजंता गुफा आपने देखा, इनकी विशेषताओं के विषय में जाना, ठीक है। और ये अजंता गुफा में देखिए गुफा संख्या 1 में ये चित्र है महाजनक जातक, ठीक है। गुफा संख्या 1 में, अजंता की गुफा संख्या 1 में कौन सा ये चित्र है, महाजनक जातक, उसी का यहाँ पर चित्र दिया गया है। तो आप इसे देख सकते हैं और ध्यान रखेंगे। अजंता की गुफा संख्या 1 में महाजनक जातक चित्र है। और बाकी अजंता के टॉपिक में मैंने आपको सब कुछ बताया है, कौन सा चित्र है किस गुफा में। तो यहाँ पर हम बस एक बार इसको पढ़ रहे हैं, जिससे आपको और थोड़ा सा क्लियर हो जाए और भी जानकारी मिल जाए। तो यहाँ से आपकी अजंता गुफा कंप्लीट होती है इसमें, और इसके बाद, ठीक है, इसके बाद हम एलोरा गुफा को देखेंगे। तो चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एलोरा गुफा संख्या 16 में प्रांगण में जो कैलाश मंदिर है एलोरा गुफा में, तो ये गुफा संख्या 16 में प्रांगण में बनी हुई एलिफेंट यानी हाथी की मूर्ति है। और यहाँ पर बगल में आपको दिखाया गया है गुफा संख्या 10 एलोरा की बैठे हुए बुद्ध चैत्य कक्ष है ये। तो चलिए आगे हम विस्तार से पढ़ते हैं एलोरा गुफा के विषय में, ठीक है। अब एलोरा के विषय में देखेंगे एलोरा की कौन कौन सी विशेषताएं हैं एलोरा गुफा की। औरंगाबाद जिले में एक अन्य महत्वपूर्ण गुफा स्थल है एलोरा। यह अजंता से 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कितने? 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और यहाँ बौद्ध, ब्राह्मण व जैन तीनों तरह की 34 गुफाएं हैं। एलोरा में जो हैं बौद्ध, ब्राह्मण व जैन तीनों तरह की कितनी गुफाएं हैं? 34 गुफाएं हैं। देश में कलाओं के इतिहास की दृष्टि से यही एक ऐसा अनुपम स्थल है जहाँ ईसा की 5वीं शताब्दी से लेकर 11वीं शताब्दी तक के 3 भिन्न भिन्न धर्मों के मठ धर्म भवन एक साथ पाए जाते हैं। इसके अलावा यह अनेक शैलियों के संगम के रूप में भी बेजोड़ है। एलोरा और औरंगाबाद की गुफाएं 2 धर्मों, विशेष रूप से बौद्ध धर्म और ब्राह्मण धर्म के बीच चल रहे अंतरों को दर्शाती हैं। वहाँ बाहर बौद्ध गुफाएं हैं। तो यहाँ पर एलोरा और औरंगाबाद की गुफाएं 2 धर्मों, विशेष रूप से बौद्ध धर्म और ब्राह्मण धर्म के बीच चल रहे अंतरों को दर्शाती हैं। वहाँ बाहर बौद्ध गुफाएं हैं जहाँ बौद्ध धर्म के वज्रयान संप्रदाय की अनेक प्रतिमाएं जैसे तारा, मयूर, महामयूरी, अक्षोभ्य, अवलोकितेश्वर। अजंता गुफाओं के विषय में आप समझ गए होंगे, उसकी जो भी विशेषताएं थी मैंने बता दिया। अब हम एलोरा गुफा को समझेंगे। एलोरा गुफा की जो भी विशेषताएं हैं आगे समझेंगे। एलोरा कहाँ है? औरंगाबाद जिले में एक अन्य महत्वपूर्ण गुफा स्थल है एलोरा, और यह अजंता से 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और यहाँ पर जो है बौद्ध, ब्राह्मण व जैन तीनों तरह की गुफाएं हैं। 34 गुफाएं हैं एलोरा में। बौद्ध, ब्राह्मण व जैन तीनों तरह की 34 गुफाएं हैं। देश में कलाओं के इतिहास की दृष्टि से यही एक ऐसा अनुपम स्थल है जहाँ ईसा की 5वीं शताब्दी से लेकर 11वीं शताब्दी तक के 3 भिन्न भिन्न धर्मों के मठ धर्म भवन एक साथ पाए जाते हैं। इसके अलावा यह अनेक शैलियों के संगम के रूप में भी बेजोड़ है। एलोरा और औरंगाबाद की गुफाएं 2 धर्मों, विशेष रूप से बौद्ध धर्म और ब्राह्मण धर्म के बीच चल रहे अंतरों को दर्शाती है।
वहाँ बाहर बौद्ध गुफाएं हैं जहाँ बौद्ध धर्म के वज्रयान संप्रदाय की अनेक प्रतिमाएं हैं, जैसे तारा, महामयूरी, अक्षोभ्य, अवलोकितेश्वर, मैत्रेय, अभिताभ आदि की प्रतिमाएं प्रस्तुत की गई हैं। बौद्ध गुफाएं आकार की दृष्टि से काफ़ी बड़ी हैं और उनमें एक दो यहाँ तक कि 3 मंजिलें भी हैं। बौद्ध गुफाएं जो हैं, एलोरा की जो बौद्ध गुफाएं हैं, ये आकार की दृष्टि से काफ़ी बड़ी हैं और इनमें 1 2 यहाँ तक कि 3 मंजिलें भी हैं। उनमें स्तंभ जो हैं विशालकाय हैं। अजंता में भी 2 मंजिले गुफाएं खुदी हुई हैं, मगर एलोरा में 3 मंजिली गुफा बनाना वहाँ की विशेष उपलब्धि कही जा सकती है। ऐसी गुफाओं पर प्लास्टर और रंग रोगन किया गया था। अधिष्ठाता बुद्ध की प्रतिमाएं आकार में बड़ी हैं और पद्मपाणि तथा वज्रपाणि की प्रतिमाएं आमतौर पर उनके अंगरक्षक के रूप में बनाई गई हैं। गुफा संख्या 12 जो कि एक तिमंजिली गुफा है। गुफा संख्या 12 जो है एलोरा की, ये एक तिमंजिली गुफा है। उसमें तारा, अवलोकितेश्वर, मानुसी, बुद्धों और वैरोचन, अक्षोभ्य, रत्नसंभव, अमिताभ, अमोघ सिद्धि, वज्र सत्व और वज्रराज की प्रतिमाएं उपलब्ध हैं। दूसरी ओर ब्राह्मण धर्म की तो एक ही 2 मंजिली गुफा यानी गुफा संख्या 14 है। स्तंभों के डिजाइन बौद्ध गुफाओं में बनने शुरू हुए थे और जब वे विकसित होते होते 9वीं शताब्दी की जैन गुफाओं में पहुँचे तो वे अत्यंत अलंकृत हो गए और उनके सज्जात्मक रूप में भारी उभार आ गया। ब्राह्मणिक गुफाएं यानी ब्राह्मणिक गुफा संख्या 13 से 28 में अनेक प्रतिमाएं पाई जाती हैं। उनमें से कई गुफाएं शैव धर्म को समर्पित हैं, परंतु उनमें शिव और विष्णु तथा पौराणिक कथाओं के अनुसार उनके अवतारों की प्रतिमाएं भी प्रस्तुत की गई हैं। ब्राह्मणिक गुफा यानी गुफा संख्या 13 से 28 ब्राह्मणिक गुफा है जिनमें अनेक प्रतिमाएं पाई जाती हैं और उनमें जो प्रतिमाएं हैं, कई गुफाएं जो हैं शैव धर्म को यानी कि शैव धर्म को समर्पित हैं, परंतु उनमें शिव और विष्णु तथा पौराणिक कथाओं के अनुसार उनके अवतारों की प्रतिमाएं प्रस्तुत की गई हैं। शैव कथा प्रसंगों में कैलाश पर्वत को उठाए हुए रावण, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि कैलाश पर्वत को उठाए हुए रावण किस गुफा में है, तो एलोरा में है। शैव कथा प्रसंगों में कैलाश पर्वत को उठाए हुए रावण, अंधकासुर वध, कल्याण सुंदर जैसे प्रसंग स्थान स्थान पर चित्रित किए गए हैं, जबकि वैष्णव कथा प्रसंगों में विष्णु के विभिन्न अवतारों को दर्शाया गया है। एलोरा की प्रतिमाएं अति विशाल हैं, उनका आयतन बाहर निकला हुआ है जो चित्र की परिधि में गहराई उत्पन्न करता है। ठीक है, प्रतिमाएं भारी हैं और उनमें मूर्तिकला का शानदार प्रदर्शन किया गया है। तो ये हैं एलोरा की गुफा की विशेषताएं। एलोरा में अनेक कलाकार भिन्न भिन्न स्थलों जैसे विदर्भ, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु आदि से आए थे। एलोरा में जो कलाकार आए थे वो भिन्न भिन्न स्थलों से आए थे, जैसे कि विदर्भ, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु आदि से आए थे और उन्होंने प्रतिमाओं को उकेरा था। तो एलोरा में कौन कौन सी चित्र हैं दर्शाए गए हैं, जैसे कैलाश पर्वत को उठाए रावण, अंधकासुर वध, कल्याण सुंदर जैसे प्रसंग स्थान स्थान पर चित्रित किए गए हैं। और जबकि वैष्णव कथा प्रसंगों में विष्णु के विभिन्न अवतारों को दर्शाया गया है। तो आगे बढ़ते हैं, इसी में हम एलोरा में अनेक कलाकार भिन्न भिन्न स्थलों से जैसे विदर्भ, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु आदि से आए थे और उन्होंने प्रतिमाओं को उकेरा था। यहाँ तक समझ गए होंगे आप। इसलिए मूर्ति कला की शैलियों की दृष्टि से भारत में इसे अनेक शैलियों का संगम स्थान कहा जा सकता है। मूर्ति कला की दृष्टि से एलोरा को भारत में अनेक शैलियों का संगम स्थान कहा जाता है। किसे? एलोरा को। गुफा संख्या 16 को कैलाश लेनी कहा जाता है। एलोरा की गुफा संख्या जो 16 है इसे कैलाश लेनी कहा जाता है और यहाँ केवल एक अकेली गुफा को काटकर शैल मंदिर बनाया गया है। यहाँ पर एलोरा में केवल एक अकेली गुफा को काटकर ही शैल मंदिर बनाया गया है। इसे वास्तव में कलाकारों की एक अनुपम उपलब्धि कहा जा सकता है। इस पर बताया गया है कि आगे अध्याय में और भी चर्चा की जाएगी। महत्वपूर्ण शैव गुफाओं में गुफा संख्या 29 और 21 उल्लेखनीय है। गुफा संख्या 29 की योजना मुख्य रूप से एलिफेंटा जैसी ही है। गुफा संख्या 29, 21, 17, 14 और 16 की मूर्ति कलात्मक विशेषता, विशालता, स्मारकीयता और चित्र में प्रदर्शित गतिशीलता की दृष्टि से आश्चर्यजनक है। ठीक है,
तो आगे बढ़ते हैं। एक अन्य उल्लेखनीय गुफा स्थल है वो है बाघ, यानी कि एलोरा के विषय में यहाँ तक समझाया गया है और आगे बताया गया है कि आगे के चैप्टर्स पे आपको फिर और भी बताया जाएगा। अब यहाँ से आप बाघ की गुफा के विषय में समझिए। यहाँ पर बताया गया है कि एक अन्य उल्लेखनीय गुफा स्थल है बाघ। बौद्ध भित्ति चित्रों वाली बाघ गुफाएं मध्य प्रदेश के धार जिला मुख्यालय से 97 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बाघ की जो गुफाएं हैं ये बौद्ध भित्ति चित्रों वाली गुफाएं हैं और ये मध्य प्रदेश यानी मध्य प्रदेश के धार जिला मुख्यालय से 97 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। बाघ गुफाओं से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये बाघ गुफाएं कहाँ हैं? मध्य प्रदेश के धार जिला और ये 97 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं धार जिला मुख्यालय से। ये गुफाएं प्राकृतिक नहीं हैं बल्कि चट्टानों को काटकर बनाई गई हैं। ये प्राचीन समय में सातवाहन काल में बनाई गई थी, यानी बाघ की गुफाएं कब बनाई गई थी? सातवाहन काल में। अजंता जैसी बाघ गुफाओं का निर्माण कुशल शिल्पकारों द्वारा सीधे बलुए पत्थर पर किया गया है, जिसका मुख बाघानी नामक मौसमी नदी की तरफ है। आज मूल 9 गुफाओं में से केवल 5 गुफाएं बची हैं, जिसमें से सभी भिक्षुओं के विहार या चतुष्कोण वाले विश्राम स्थान हैं। इसमें लघु कक्षों के पीछे चैत्य अर्थात प्रार्थना कक्ष होता है, यानी लघु कक्षों के पीछे चैत्य अर्थात कि प्रार्थना कक्ष होता है। इन 5 गुफाओं में सबसे महत्वपूर्ण गुफा संख्या 4 है। बाघ की जो 5 गुफाएं हैं इनमें सबसे महत्वपूर्ण गुफा संख्या 4 है, जिसे आमतौर पर रंग महल के नाम से जाना जाता है। और कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बाघ की गुफा संख्या 4 किस नाम से जाना जाता है, या फिर रंग महल के नाम से बाघ की कौन सी गुफा जानी जाती है? गुफा संख्या 4 रंग महल के नाम से। दीवार और छत पर चित्र अभी भी दिखाई देते हैं। गुफा संख्या 2, 3, 5 एवं 7 में भी दीवारों और छतों पर भित्ति चित्रों को देखा जा सकता है। इसमें लाल भूरे रंग के पत्थर के किरकिरे से तैयार मोटे पलस्तर से इन दीवारों और छतों को बनाया गया था। इनमें सबसे सुंदर चित्रों में से कुछ गुफा संख्या 4 के बरामदे की दीवारों पर हैं। भारतीय शास्त्रीय कला को और अधिक हानि न हो इसलिए 1982 में इन चित्रों को ग्वालियर के पुरातात्विक संग्रहालय में पुनः स्थापित किया गया, जिन्हें वहां देखा जा सकता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि बाघ की गुफाओं में जो ये चित्रों को गुफा संख्या 4 के बरामदे की दीवारों पर जो चित्र हैं भारतीय शास्त्रीय कला को यानी कि इनको और अधिक हानि ना हो इसलिए 1982 में इन चित्रों को ग्वालियर के पुरातात्विक संग्रहालय में पुनः स्थापित किया गया, जिन्हें वहां देखा जा सकता है। तो ये थी बाघ गुफा की जानकारी। आगे और देखते हैं। यहाँ पर दिखाया गया है एलिफेंटा गुफा द्वार। तो अब हम आगे एलिफेंटा गुफाओं के विषय में समझेंगे। बाघ की गुफा के विषय में आप समझ गए होंगे, जो भी इम्पोर्टेंट लाइन थी। अब एलिफेंटा गुफा और कुछ अन्य स्थलों को भी देखेंगे। मुंबई के पास स्थित एलिफेंटा गुफाएं शैव धर्म से संबंधित है। पहला ही क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है कि एलिफेंटा की गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं? शैव धर्म से, और ये मुंबई के पास निकट स्थित हैं। एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? मुंबई के पास, और ये शैव धर्म से संबंधित हैं। ये गुफाएं एलोरा की समकालीन हैं और इनकी प्रतिमाओं में शरीर का पतलापन नितांत गहरे और हल्के प्रभावों के साथ दृष्टिगोचर होता है, यानी कि दिखाई देता है। चट्टानों में काटी गई गुफाओं की परंपरा दक्कन में जारी रही। वे गुफाएं महाराष्ट्र में ही नहीं बल्कि कर्नाटक में चालुक्य राजाओं के संरक्षण में, मुख्य रूप से बादामी व ऐहोल में, तथा आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा क्षेत्र में और तमिलनाडु में पल्लव राजाओं के संरक्षण में, मुख्यतः महाबलीपुरम में पाई जाती हैं। यहाँ बताया गया है कि चट्टानों में काटी गई गुफाओं की ये परंपरा दक्कन में जारी रही और वे गुफाएं महाराष्ट्र में ही नहीं बल्कि कर्नाटक में चालुक्य राजाओं के संरक्षण में और मुख्य रूप से बादामी व ऐहोली में तथा आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा क्षेत्र में और तमिलनाडु में पल्लव राजाओं के संरक्षण में, मुख्यतः महाबलीपुरम में पाई जाती हैं। देश में ईसा की 6ठी शताब्दी के बाद कला इतिहास का विकास राजनीतिक स्तर पर अधिक हुआ, जबकि इससे पहले के ऐतिहासिक कालों में वह जनता के सामूहिक संरक्षण में अधिक फला फूला था।
आगे देखते हैं, यहाँ मिट्टी की छोटी छोटी आकृतियों का उल्लेख कर देना भी है, समीचीन होगा, जो देश भर में स्थान स्थान पर पाई गई हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि मिट्टी की छोटी छोटी आकृतियों का उल्लेख भी किया गया है। उनसे यह प्रकट होता है कि पत्थर की धार्मिक मूर्तिकला की परंपरा के साथ साथ समानांतर रूप से स्वतंत्र स्थानीय परंपरा भी चलती रही थी। पक्की मिट्टी की अनेक प्रतिमाएं भिन्न भिन्न छोटे बड़े आकारों में सर्वत्र पाई गई हैं, जिससे उनकी लोकप्रियता का पता चलता है। उनमें से कुछ खिलौने हैं, कुछ छोटी छोटी धार्मिक आकृतियां हैं और कुछ विश्वास के आधार पर कष्टों तथा पीड़ाओं के निवारण के लिए बनाई गई लघु मूर्तियां हैं। ठीक है, अब पूर्वी भारत की गुफा परंपरा को देखेंगे। यहाँ से अभी पश्चिमी भारत की गुफाओं को देख रहे थे, अब हम पूर्वी भारत की गुफाओं को देखेंगे और इनकी विशेषताओं को भी समझेंगे। पश्चिमी भारत के समान पूर्वी भारत में भी विशेषकर आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटीय क्षेत्रों में बौद्ध गुफाओं का निर्माण हुआ। पश्चिमी भारत के ही समान पूर्वी भारत में भी और कहाँ पर, विशेषकर आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटीय क्षेत्रों में बौद्ध गुफाओं का निर्माण हुआ। आंध्र प्रदेश में एलुरु जिले में स्थित गुंटापल्ली इनमें से एक प्रमुख स्थल है। आंध्र प्रदेश में एलुरु जिले में स्थित गुंटापल्ली इनमें से एक प्रमुख स्थल है। मठों की संरचना के साथ पहाड़ों में गुफाओं का निर्माण हुआ है। संभवतः यह एक ऐसा विशेष स्थल है जहां स्तूप, विहार एवं गुफाओं का एक स्थान पर निर्माण हुआ है। गुंटापल्ली के चैत्य की गुफा गोलाकार है एवं प्रवेश द्वार चैत्य के रूप में बना है। पश्चिमी भारत की अन्य गुफाओं की तुलना में ये गुफाएं छोटी हैं। विहार गुफाओं का निर्माण अधिक संख्या में हुआ है। अधिक छोटी होने के बावजूद मुख्य विहार गुफाएं बाहर से चैत्य तोरणों से सजी हैं। ये गुफाएं आयताकार हैं, जिनकी छतें मेहराबदार हैं, जो बिना बड़े कक्ष के एक मंजिली या दो मंजिली हैं। इनका निर्माण ईसा पूर्व 2री शताब्दी में हुआ था। इसके बाद के काल में कुछ विहार गुफाओं का निर्माण हुआ। गुंटापल्ली के अतिरिक्त रामपरेमपल्लम एक अन्य महत्वपूर्ण स्थल है, जहां पहाड़ी के ऊपर चट्टानों को काटकर एक छोटे स्तूप का निर्माण हुआ है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के समीप अनकापल्ली में गुफाओं का निर्माण हुआ और 4वीं-5वीं शताब्दी ईस्वी में पहाड़ी के ऊपर चट्टानें काटकर एक बड़ा सा स्तूप बनाया गया। यह एक ऐसा विशिष्ट स्थल है जहां चट्टान काटकर देश के सबसे बड़े स्तूप का निर्माण हुआ। विशाखापट्टनम में इस पहाड़ी के चारों ओर पूजा करने के लिए अनेक स्तूपों का निर्माण किया गया है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के समीप में अनकापल्ली में गुफाओं का निर्माण हुआ और यह 4वीं-5वीं शताब्दी ईस्वी में पहाड़ी के ऊपर चट्टानें काटकर एक बड़ा स्तूप बनाया गया। ठीक है, तो आगे बढ़ें। ओडिशा में भी चट्टान काटकर गुफा बनाने की परंपरा रही। खंडगिरी, उदयगिरी इसके सबसे आरंभिक उदाहरण हैं। खंडगिरी और उदयगिरी की जो गुफाएं हैं वो इसके सबसे प्रारंभिक उदाहरण हैं, जो भुवनेश्वर के समीप स्थित हैं। ये गुफाएं फैली हुई हैं, जिनमें खारवेल जैन राजाओं के शिलालेख पाए गए हैं। किनके शिलालेख? खारवेल जैन राजाओं के शिलालेख कहाँ पाए गए हैं? खंडगिरी, उदयगिरी में। शिलालेखों के अनुसार ये गुफाएं जैन मुनियों के लिए थी। इनमें से कई मात्र एक कक्ष की बनी हैं। कुछ गुफाओं को बड़ी चट्टानों में पशु का आकार देकर बनाया गया है। बड़ी गुफाओं में आगे स्तंभों की कड़ी बनाकर बरामदे के पिछले भाग में कक्षों का निर्माण किया गया है। इन कक्षों के प्रवेश का ऊपरी भाग चैत्य तोरणों और आज भी प्रचलित स्थानीय लोक गाथाओं के संदर्भ से सुसज्जित है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपने इस वीडियो के माध्यम से जो भी भारतीय कला और स्थापत्य में जो भी मौर्योत्तर कालीन यानी कि विशेषताएं रही हैं मौर्य काल की, चाहे वो स्तूप हों, चाहे वो गुफाएं हों, जो भी हैं उनकी विशेषताओं को आपने समझा। इस वीडियो में ये 3 पार्ट में दिया गया है, पार्ट 1, पार्ट 2 और आज ये पार्ट 3 था। तो ये यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। और अगर आपने पार्ट 1 और 2 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। साथ ही ऊपर आई बटन में भी लिंक दिया यानी कि सजेस्ट करता है लिंक, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल के आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चैनल पर
NCERT बुक ये भारतीय कला का इतिहास और साथ ही मॉक टेस्ट के वीडियोस भी दिए जाते रहते हैं जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहते हैं। तो आप सब्सक्राइब कर लें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।